नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। कल मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था तो उसमें मुझे खूबसूरत पंक्तियां मिली और वे पंक्तियां कहीं न कहीं हमारे जीवन पर लागू भी होती है कि असफलता एक असफलता हमारे अथक प्रयासों को ढक देती है। और सही भी है कि यदि हम कहीं पर भी असफल होते हैं तो हमने कितने प्रयास किए, कितनी कठिनाइयों से जूझे, कितनी बार उसके लिए प्रयास किए, लेकिन वह सभी अथक प्रयास हमारे क्या है, ढक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या हो गए हैं, असफल हो गए। उसी प्रकार एक सफलता आपकी हजारों असफलता को ढक देती है कि आप यदि एक बार जीवन में सफल हो गए, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे वह सरकारी सेवा में जाने का हो, एक सरकारी अध्यापक बनने का हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी बनने का हो, चाहे पुलिस अधिकारी बनने का हो, और चाहे वह चतुर्श्रेणी कर्मचारी बनने का हो, यदि आप उसमें सफल हो जाते हैं तो उससे पहले आप कितनी बार असफल हुए, किस किस में असफल हुए, वह सभी असफलता अपने आप में क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है। एक सफलता के पीछे सभी असफलताएं ढक जाती है। तो साथियों, ऐसा ही मोटिवेशन लेकर हमें तैयारी करनी है कि पिछले जीवन में मैं अपने पास्ट में कितनी बार असफल हुआ, किन किन में असफल हुआ, उन सब को भुलाना है तो एक बार सफल होना है। और आपकी सफलता की कहानी को लिखने एलएम ज्योग्राफी यहां एक राजस्थान जीके के एमसीक्यू सीरीज लेके आया है, ताकि यदि कोई भी टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में है और उसको लेके यदि प्रश्न बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुसार पूछे जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिए, सामान्य प्रश्न आएंगे तो सभी विद्यार्थी सही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पेपर सरल होता है तो निश्चित रूप से है कि अधिकतम जो है विद्यार्थी प्रश्नों के सही उत्तर करते हैं। लेकिन कहीं पर भी थोड़ा सा भी यदि पेपर को बदलते परीक्षा पैटर्न के आधार पर, यानी कि प्रश्नों की भाषा शैली में परिवर्तन करके पूछा जाए, तो जो विद्यार्थी केवल रटने वाले होते हैं वह विद्यार्थी कहीं न कहीं वही अथक प्रयासों के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। और जो स्मार्ट स्टडी करने वाले होते हैं, जो बदलते परीक्षा पैटर्न के अनुसार पढ़ने वाले होते हैं, वह विद्यार्थी निश्चित रूप से सफल हो जाते हैं और अपनी जो है हजारों असफलताओं को क्या कर लेते, ढक देते हैं। तो साथियों, हमें बस एक ही लक्ष्य के साथ पढ़ना है, एक ही लक्ष्य निर्धारित करके पढ़ना है कि मुझे सफल होना है, मुझे अपने माता पिता और परिवार के सपनों को पूरा करना है। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए शुरू करते हैं आज के सेशन की, और बात करते हैं राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, कि राजस्थान और की स्थिति और विस्तार को लेके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्यतः राजस्थान की स्थिति और विस्तार के प्रश्न बहुत सिंपल आते हैं, लेकिन कई बार उस सिंपल प्रश्न को भी हम जल्दबाजी में या फिर केवल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलती आपकी परीक्षा में नहीं हो, इसीलिए हम यहां सीरीज लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में सही समुच्चय है। ए, उत्तर पश्चिम, बी, पूरब पश्चिम, सी, उत्तर पूर्व, डी, दक्षिण दक्षिण। अब यहां पे समझना, सबसे पहले तो ग्लोबीय स्थिति का तात्पर्य क्या है। देखिए, यहां हमारी पूरी पृथ्वी है,
यह पृथ्वी है, यानी कि इसको कहते हैं हम ग्लोब। यह क्या है? ग्लोब, जो कि पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है। अब यह ग्लोब जो है, ग्लोब में एक मध्य से गुजरने वाली रेखा है जिसे कहते हैं अपन भूमध्य रेखा, और एक जो रेखा है उसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। अब यह जो है भूमध्य रेखा, यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और एक कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार यह जो ग्रीनविच रेखा है, यह भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक कहलाता है पूर्वी गोलार्ध और एक कहलाता है यहां है पूर्वी गोलार्ध और यहां है पश्चिमी गोलार्ध। तो अब देखिए, जब हम ग्लोबीय स्थिति का मतलब है उसकी अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति दोनों क्लियर होनी चाहिए। ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है? जो ग्लोबीय स्थिति होती है, ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हमें दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ग्लोबीय स्थिति में एक तो हमें उसकी अक्षांशीय स्थिति और दूसरी उसकी देशांतरीय स्थिति। जब हम राजस्थान की बात करते हैं, यहां हमारा राजस्थान, यहां राजस्थान। अब देखिए, भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मतलब है अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा गोलार्ध आ गया? उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए, देशांतरीय दृष्टि से कौन सा गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। अब यहां समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, अब ग्लोबीय स्थिति में आपको अक्षांशीय स्थिति भी क्लियर होनी चाहिए, देशांतरीय स्थिति भी क्लियर होनी चाहिए। जब हम अक्षांशीय स्थिति की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका मतलब है कि राजस्थान की जो ग्लोबीय स्थिति है वह यह उत्तर दिशा है, यह पूरब। तो इन दोनों के क्या है? बीच में क्या स्थिति होगी? उत्तर पूर्व। तो ध्यान रखना, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संबंध में तो क्या आएगा? इसका सही उत्तर सी, उत्तर पूर्व में, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाता है भारत के संदर्भ में
कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो ध्यान रखना भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, यह ध्यान रखना। भारत में पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिम आएगा और ग्लोब में पूछा जाएगा तो उत्तर पूर्व आएगा। इस प्रकार से हमें एक तो राजस्थान की स्थिति को लेके प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्लोबीय स्थिति क्या है और भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। और इसके लिए केवल आपको यह जो है एक रेखा चित्र पता होना चाहिए कि ग्लोब में भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है और ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के जो उत्तर में वह उत्तरी गोलार्ध और जो पूर्व दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, और इस ग्रीनविच रेखा के जो पूरब में पूर्वी गोलार्ध और जो पश्चिम में है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और राजस्थान जो है वह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ग्लोबीय स्थिति क्या होगी, उत्तर पूर्व होगी। तो इस प्रकार से हमें परीक्षा में एक तो राजस्थान की स्थिति को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान का देशांतर अक्षांश विस्तार है। ए 7 डिग्री 9 मिनट से 8 डिग्री 47 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट से 8 डिग्री 74 मिनट, 8 डिग्री 74 मिनट से 7 डिग्री 3 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 9 मिनट। अब देखिए यहां पर राजस्थान कितने अक्षांश और कितने देशांतरों के बीच में यह पूछा गया। और इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। तो देखिए यह जो राजस्थान है यह इस अक्षांश से शुरू होता है और इस अक्षांश पर क्या होता है, खत्म। यह तो राजस्थान का क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार। कितना है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह तो राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद आता है देशांतरीय विस्तार। राजस्थान इस देशांतर से शुरू होता है और इस देशांतर पर क्या होता है, खत्म होता है। यानी कि यहां 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होगा और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर क्या होगा, खत्म। अब यहां पर देखिए कि राजस्थान का जो है अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है, अब समझना यहां से। तो राजस्थान का जब हम अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो कितना आता है, 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में है, 7 डिग्री 9 मिनट। और जब हम देशांतरों की बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हम 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 3 मिनट को घटाते हैं तो कितना आता है, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। यहां देशांतरीय विस्तार आता है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, समझना। निम्नलिखित में से राजस्थान का देशांतर अक्षांश विस्तार है। इसका मतलब है देशांतर पहले आएगा और देशांतर कितना है, तो देशांतर है 8 डिग्री 47 मिनट। अब 8 डिग्री 47 मिनट पहले किसमें है, इसमें है 8 डिग्री 47 मिनट। फिर अक्षांश विस्तार कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट और 7 डिग्री 9 मिनट बाद में आएगा 7 डिग्री 9 मिनट। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। हालांकि देखिए पहला भी सही है लेकिन प्रश्न के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न में देशांतर पहले लिखा हुआ है जबकि यहां पर अक्षांश विस्तार पहले है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि हमें प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। सामान्य विद्यार्थी जल्दबाजी में क्या कर देता है, 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट कर लेता है और वह ए को सही मान लेता है। ए आपके अनुसार सही है लेकिन प्रश्न के अनुसार ए सही नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में देशांतर पहले पूछा गया है
तो देशांतरीय विस्तार पहले आएगा, अक्षांशीय विस्तार बाद में है तो अक्षांशीय विस्तार बाद में आएगा। इसीलिए प्रश्न के अनुसार डी इसका सही उत्तर है। तो यहां विशेष रूप से ध्यान रखना कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों चीजें याद होनी चाहिए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, और राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है और कितने देशांतरों के बीच में स्थित है। यह आंकड़ा यदि आपने याद कर लिया तो आपका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार का कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करें। ए कोणा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी बोरकुंड 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी कटरा 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर, सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां भी राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ही है, लेकिन अब ध्यान रखना जब हम राजस्थान के मानचित्र की बात करते हैं, यहां राजस्थान का मानचित्र, अब इसमें देखिए यहां जो बिंदु है यहां राजस्थान का क्या है, यहां राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है, बोरकुंड, और यहां राजस्थान का उत्तरी बिंदु है, कोणा। अब देखिए बोरकुंड किस देशांतर पर है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और कोणा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अब आता है यहां जो बिंदु है, यहां राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा, पश्चिमी बिंदु। किस जिले में, कौन सा है, कटरा। किस जिले में होगा, जैसलमेर में। और यहां राजस्थान का कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु है, और कौन सा है, सिलाना। अब देखिए कटरा जो पश्चिमी बिंदु है वह 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और यहां सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अब इसको सिर्फ मैच करना है कि कौन सा कहां कहां है। तो देखिए कोणा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश सही है, बोरकुंड 23 डिग्री 3 मिनट, 03 को 3 मिनट कहेंगे, सही है, कटरा 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर यहां गलत है, यह ध्यान रखना। कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, यहां ध्यान रखना। 69 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर नहीं है, इसीलिए यहां क्या है, असुमेलित है। और सिलाना 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यहां भी सही है। इसका मतलब है कि राजस्थान के जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो चारों बिंदु है, उन चारों बिंदु की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति भी हमें पता होनी चाहिए और एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। कि आप देखिए समझना, यहां से 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट है, यह ध्यान रखना, क्योंकि कई विद्यार्थी जल्दबाजी में जो है गलती कर देते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में जो है यहां भी लिखा हुआ मिलता है 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। 23 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है यहां क्या है, यहां कर्क रेखा है, यह ध्यान रखना। यहां क्या है, कर्क रेखा है, जो कि कहां से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है, यह ध्यान रखना। तो यहां दक्षिणी बिंदु पूछा जाएगा तो 23 डिग्री 3 मिनट होगा, यहां नहीं होगा। 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा है, जिसे हम 23.5 डिग्री के नाम से जानते हैं।
और यहां जो है यहां 69 डिग्री 3 मिनट नहीं है, यहां 69 डिग्री 30 मिनट है, यहां ध्यान रखना। तो यही गलती एग्जाम में होती है, छोटी छोटी गलतियां। और विशेष रूप से यहां पर एक और पॉइंट यहां ध्यान रखना कि जब भी आप इस प्रकार से सत्य और असत्य कथन वाले और राजस्थान में अक्षांश और देशांतर को लेके पूछे जाएं तो एक और पॉइंट ध्यान रखना, वहां याद रखना इसका अक्षांशों के साथ सदैव क्या लिखा हुआ आएगा, उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ आएगा। यहां ध्यान रखना, अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा। क्योंकि जल्दबाजी में विद्यार्थी उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश को नहीं समझ पाते। और देशांतर में सदैव ध्यान रखना पूर्वी देशांतर आएगा, क्योंकि देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए पूर्वी देशांतर आएगा। और कई बार यहां पर जो है पूर्वी देशांतर की जगह वहां पश्चिमी देशांतर कर देता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप राजस्थान की स्थिति और विस्तार के इस सुमेलित या संगत असंगत पूछे तो सबसे पहले तो इनको चेक करिए कि अक्षांशों के साथ उत्तरी अक्षांश है और देशांतरों के साथ क्या है, पूर्वी देशांतर। उसके बाद आंकड़े देखिए, 30 डिग्री 12 मिनट होना चाहिए, 23 डिग्री 3 मिनट होना चाहिए, 69 डिग्री 30 मिनट होना चाहिए और 78 डिग्री 17 मिनट होना चाहिए। कई बार केवल और केवल क्या करते हैं, अंकों की संख्या बदलकर हमें प्रश्न पूछ लेते हैं, और जब अंकों की संख्या बदली जाती है तो विद्यार्थी इस माइन्यूट जो है मिस्टेक को नहीं समझ पाता है और परीक्षा में जल्दबाजी में रट्टे रटाए जो प्रश्न होते हैं उसके आधार पर गलत करके आ जाता है। तो हमें गलती नहीं करनी है, हमें प्रश्न को अच्छे से समझना है, आंकड़ों को देखना है और उन आंकड़ों को मेल करते हुए हमें प्रश्न का उत्तर देना है। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के विकर्ण की लंबाई का अंतर है। ए 43 किलोमीटर, बी 54 किलोमीटर, सी 66 किलोमीटर, डी 76 किलोमीटर। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसको लेके विद्यार्थी 90% विद्यार्थी इसका उत्तर क्या करके आते हैं, 43 किलोमीटर करके आते हैं। अब समझना, यहां से देखिए, यहां राजस्थान का आपको मानचित्र नजर आ रहा होगा, इसमें यहां जो है यहां उत्तर है, यहां दक्षिण है, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है यहां है 826 किलोमीटर, और यहां जो है पश्चिम से लगाकर पूरब तक की यहां चौड़ाई है 869 किलोमीटर। अब ध्यान रखना, राजस्थान की लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा, 869। बड़ी संख्या में से हमने 826 किलोमीटर, कितने किलोमीटर आ गया, 43 किलोमीटर। अब यहां जो 43 किलोमीटर है यहां राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा गया है, विकर्ण की लंबाई का अंतर। अब विकर्ण की लंबाई का अंतर पूछा जाएगा तो हम लंबाई और चौड़ाई को नहीं लेंगे, विकर्ण की लंबाई लेंगे। विकर्ण की लंबाई का मतलब है कि एक तो यहां लंबाई, यहां लंबाई और कितनी है 784, और एक यहां लंबाई जो कितनी है 850। अब समझना, राजस्थान के विकर्ण की लंबाई का अंतर कितना होगा,
850 माइनस 784। अब जब 850 में से 784 को हम घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6, यहां रह गए 4, 14 में से 8 गए कितने 6। इसका मतलब है कि इनका जो अंतर आएगा वह कितना है 66 किलोमीटर है। इसका सही उत्तर क्या है सी है। और ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो विद्यार्थी जो अपने रटे रटाए आंकड़े उनके आधार पर क्या करके आते थे 43 करके आते। 43 राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, विकर्ण की लंबाई का अंतर नहीं है। विकर्ण की लंबाई का अंतर कितना है 66 किलोमीटर है और लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 43 किलोमीटर है। तो इस तरह से ध्यान रखना, एग्जाम में हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और कई बार हम इसीलिए गलती कर जाते हैं कि हमने प्रश्न को सही ढंग से तो पढ़ा है लेकिन हमने जो आंकड़ा था वह रटा रटाया आंकड़ा करके आ जाते हैं। और विशेष रूप से ऐसे सरल प्रश्न में कई बार विद्यार्थी गलती करता, तो हमें गलती नहीं करनी है, हमें प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। चला आगे। इसलिए यहां जो है मानचित्र विशेष रूप से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि मानचित्र से जिसने अध्ययन किया है उसका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार से वह पूछे, चाहे वह लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछे, चाहे वह विकर्ण का अंतर पूछे। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से 76 डिग्री और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, सी सरिस्का बाग परियोजना, डी रणथंभौर बाग परियोजना। अब जिन विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से इसको समझ रखा है वही विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों के उत्तर गया। और यह प्रश्न जटिल नहीं है, यह सिंपल प्रश्न है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं और उन देशांतरों के बीच में कौन से प्रमुख स्थान हैं। अब देखिए, जब हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह जो राजस्थान का सबसे पश्चिमी देशांतर है कौन सा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। और यह जो राजस्थान का सबसे पूर्वी देशांतर है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसका मतलब है कि यह जो राजस्थान का जो पूरा देशांतरीय विस्तार है यहां जो राजस्थान का पूरा देशांतरीय विस्तार है यहां से 69 के बाद में कौन सा आएगा 70 आएगा 71 आएगा 72 आएगा 73 आएगा 74 है 75 है 76 है 77 है और उसके बाद यहां से यहां तो हो गया 70 डिग्री और यहां से यहां हो गया 78 डिग्री। उसके बाद 71 72 73 74 75 76 और 77। यहां इस तरह से, यानी कि 70 से लगाकर 78 तक के जो देशांतर है यहां राजस्थान से गुजरे। अब कह रहे हैं कि कौन सा जो है यहां तो 78, अब समझना यहां तो 78 है, यहां 77 है, यहां 76 है। अब इसमें से कौन सा 76 और 77 के बीच में स्थित नहीं है। अब देखिए, यदि मैं बात करूं केवलादेव घना पक्षी विहार, तो केवलादेव घना पक्षी विहार कहां मिलेगा भरतपुर में, यहां पर मिलेगा। यहां कौन सा है केवलादेव। अब मैं बात करता हूं मुकुंदरा हिल्स कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा।
यही सरिस्का की बात करूंगा, सरिस्का मुझे कहां मिलेगा, लगभग यहां मिलेगा सरिस्का। रणथंभौर की बात करूं तो रणथंभौर मुझे कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो अब देखिए यहां तो 78, यहां 77, यहां 76। तो अब कौन सा 76 और 77 के बीच में नहीं है, तो केवलादेव जो है वह 77 और 78 के बीच में है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, यहां कौन से देशांतर के बीच में है, 77 और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य। कई विद्यार्थी सोचेंगे सर इतना टफ क्वेश्चन आएगा क्या, ये टफ नहीं है, यहां आपके अध्ययन की शैली को बताता है कि आपने केवल अक्षांश और देशांतर विस्तार में 4 आंकड़े रटे हैं या पूरे राजस्थान से कौन कौन से देशांतर गुजरते हैं और उनके मध्य जो राजस्थान के प्रमुख और चर्चित स्थान है वहां कौन से। इसमें यही प्रश्न जो है सांबर झील के संदर्भ में पूछा गया था कि सांबर झील जो है वह कौन से देशांतर के मध्य है। तो ध्यान रखना सांबर झील का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि सांबर झील जो है यहां राजस्थान में 75 और 76 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसको लेके विशेष रूप से गलती नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो यह इस प्रकार से, इसी प्रकार राष्ट्रीय मरु उद्यान भी आपसे पूछा जा सकता है जो 71 और 72 के मध्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान यहां 71 और 72 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। यहां पर आपको मिलेगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो यहां विशेष रूप से ये जो छोटे छोटे प्रश्न, इनको लेके जो गलतियां होने की संभावना है वह गलती नहीं हो, इसी कारण जो है ऐसे प्रश्न हमें एग्जाम में वर्तमान में वही पूछे जाएंगे। केवलादेव है, सांबर झील है, क्योंकि यह चर्चित स्थानों में से एक है। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्नलिखित में से सर्वाधिक देशांतर गुजरने वाला जिला है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर, डी जोधपुर। अब यहां पे ध्यान रखना कि राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है समझना। इसका तात्पर्य है कि जो राजस्थान का मानचित्र है, जब हम राजस्थान का देशांतरीय विस्तार पढ़ते हैं तो यहां जो है कौन सा है, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इसमें हम कहते हैं कि राजस्थान से 70 भी गुजरता है, 71 भी गुजरता है, 72 भी गुजरता है, 73 भी गुजरता है, 74 भी गुजरता है, 75 भी गुजरेगा, 76 भी गुजरेगा, 77 भी गुजरेगा और 78 भी गुजरेगा। यहां 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78 ये सब राजस्थान से गुजरेंगे। अब कह रहा है कि सर्वाधिक देशांतर, कि राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक देशांतर गुजरते हैं। तो जब हम जैसलमेर की बात करते हैं, जो जिला जिसका विस्तार पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम जिसका विस्तार सबसे ज्यादा होगा, यानी कि इस प्रकार विस्तार जिस जिले का ज्यादा होगा वह जिले, उस जिले से सबसे ज्यादा देशांतर गुजरेंगे। अब जब हम जैसलमेर की बात करते हैं तो जैसलमेर से यहां 3 देशांतर गुजरते हैं, 70 भी गुजरता है, 71 भी गुजरता है और 72 भी गुजरता है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है जिला है। क्लियर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। साथ ही इसका राजस्थान में सबसे चौड़ा जिला कौन सा है, वह जिसका विस्तार पूरब से पश्चिम ज्यादा होगा, वह सबसे ज्यादा क्या है,
चौड़ा, और चौड़ा कब होगा? जहां से सबसे ज्यादा देशांतर गुजरेंगे। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? वह ए है, जैसलमेर। कि राजस्थान में सर्वाधिक देशांतर किस जिले से गुजरते हैं? तो जैसलमेर से गुजरते हैं। और इसका राजस्थान में पूरब से यह भी पूछा जा सकता है कि पूरब से पश्चिम सर्वाधिक विस्तार वाला जिला कौन सा है? तो पूरब से पश्चिम सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? जैसलमेर जिले का है। यह भी ध्यान रखना। इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखना जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है। एक पूछा जाता है 70 डिग्री का, जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर यह केवल किस जिले से गुजरता है? जैसलमेर से गुजरता है। यह ध्यान रखना। और इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखना जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, वह पूछा जाता है 78 डिग्री। जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह भी केवल एक जिले से गुजरता है। वह कौन सा है? धौलपुर है। यह ध्यान रखना। हालांकि जब हम विस्तार से गहराई से अध्ययन करते हैं तो उस समय हमें बीकानेर से भी 3 गुजरते हुए दिखाई देते हैं, 72, 73 और 74। लेकिन 72, 73 और 74 यह जो 3 हैं, यह बीकानेर से भी जो है गुजरते हैं। कहां से गुजरते हैं? बीकानेर से। लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होना कि सर्वाधिक देशांतर गुजरेंगे तो बीकानेर की अपेक्षा जो है किससे? जैसलमेर से ज्यादा गुजरेंगे। देखिए यहां पर यह सभी जो है देशांतर, यह भी तो जैसलमेर से गुजरेंगे। इसीलिए जैसलमेर से गुजरने वाले देशांतरों की संख्या ज्यादा है। तो एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो जैसलमेर, और 2 डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो जैसलमेर के बाद दूसरा कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। यह ध्यान रखना जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक देशांतर किस जिले से। एक जिला पूछा जाएगा तो जैसलमेर, और 2 जिले पूछे जाएंगे तो जैसलमेर और बीकानेर। क्योंकि जैसलमेर से भी 3 गुजरते हैं, बीकानेर से भी मुख्य तो 3 गुजरते हैं, लेकिन जब हम उनको आंकड़ों में बांटते हैं तो उस समय देशांतरों की संख्या जैसलमेर में ज्यादा है और बीकानेर में कम है। क्यों? क्योंकि बीकानेर का जो है विस्तार भी पूरब से पश्चिम है, लेकिन जैसलमेर की अपेक्षा पूरब से पश्चिम विस्तार उसका कम है। और इसीलिए हमें एग्जाम में ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो कहीं न कहीं गलती होने की संभावना रहती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, राजस्थान के अंतःवर्ती जिलों का सही युग्म है। ए नागौर, जोधपुर, जयपुर, डीग, पाली, अजमेर, टोंक, कोटा, राजसमंद, पाली, टोंक, बूंदी, नागौर, राजसमंद, दौसा, भीलवाड़ा। अब यहां ध्यान रखना क्या पूछा गया है? अंतःवर्ती जिले। अब अंतःवर्ती जिले का मतलब है ऐसे जिले जो किसी प्रकार की सीमा का निर्धारण नहीं करते, न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, न ही जो है वह अंतरराज्य। अब देखिए सबसे पहले तो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन से हैं? तो देखिए यहां पर गंगानगर है, यहां पर बीकानेर है, यहां पर आपको फलोदी मिलेगा, यहां पर आपको जैसलमेर मिलेगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा? बाड़मेर। 5 जो है वह तो क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए इसमें से इन 5 में से कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? नहीं है। अब इसके बाद यहां पर जो है कौन सा है? हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, कोटपुतली है, खैरथल, तिजारा जिसे हम भ्रतहरि नगर के नाम से जानते हैं, यहां पर डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है और जालोर है। अब देखिए इसमें नागौर नहीं है इसमें। अब नागौर कहां पर है? नागौर आपको यहां पर मिलेगा, यहां नागौर है। जोधपुर आपको कहां मिलेगा? जोधपुर यहां पर मिलेगा, यहां जोधपुर है। जयपुर कहां पर है? जयपुर आपको यहां पर मिलेगा,
जयपुर। चौथा कौन सा है? डीग। और डीग जो है यहां पर मिलेगा जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। इसका मतलब यहां अंतर्वर्ती जिले नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट, पाली आपको कहां मिलेगा? पाली आपको यहां पर मिलेगा, पाली। अजमेर आपको कहां मिलेगा? अजमेर आपको यहां पर मिलेगा, मध्य में। टोंक आपको कहां मिलेगा? अजमेर के पास में यहां पर टोंक मिलेगा। लेकिन कोटा जो है कहां मिलेगा? कोटा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, इसीलिए यह भी अंतर्वर्ती नहीं है। इसके बाद अगला है राजसमंद आपको कहां मिलेगा? यहां पर हमें राजसमंद मिलेगा। पाली हो गया, टोंक हो गया। बूंदी कहां मिलेगा? बूंदी हमें यहां पर मिलेगा। तो अब देखिए यहां चारों ही क्या है? अंतर्वर्तीय। चौथा ऑप्शन नागौर हो गया, राजसमंद हो गया। दौसा कहां मिलेगा? यहां पर डी मिलेगा। लेकिन भीलवाड़ा कहां मिलेगा? भीलवाड़ा यहां पर जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, तो यहां भी नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि एक राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं, एक तो यहां आपको क्लियर होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कौन से जिले हैं। एक राजस्थान के अंतःवर्ती जिले कौन से हैं, और अंतर्वर्ती जिलों की बात करें तो वर्तमान में 13 जिले अंतर्वर्ती। कितने हैं? 13। पहले हम 8 पढ़ते थे, अब कितने हैं? 13 है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 तो पहले वाले ही रहेंगे। कौन कौन से? जोधपुर, पाली, नागौर, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा, बूंदी। 8 तो पहले वाले थे, लेकिन 5 इसमें कौन से हुए हैं? एक तो हो गया है जयपुर, एक ब्यावर, एक बालोतरा, एक डीडवाना कुचामन और एक सलूम्बर। तो 5 नए जुड़ गए, तो 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए। यहां पर एक और जिला मैंने नहीं लिखा है, यहां भी लिख देता हूं, अलवर। अलवर यहां पर है, तो यहां ध्यान रखना। तो इसीलिए राजस्थान के अंतर्वर्ती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले आप अच्छे से पढ़ के जाएं। निश्चित रूप से यहां से एक प्रश्न पूछा था, और कई बार तो एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि राजस्थान के जिलों के नाम लिखे हुए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि पूरब से पश्चिम इनका क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। तो एक बार नियमित रूप से, यानी कि कहूं तो रोज एक बार राजस्थान के जो मैप है उस मैप को अच्छे से देखें कि उत्तर से दक्षिण राजस्थान के जिलों का क्या क्रम है, पूरब से पश्चिम राजस्थान के जिलों का क्रम क्या है। क्योंकि कई बार वह 4 जिलों के नाम देगा, एक का नाम कोटा दे दिया, एक बाड़मेर दे दिया, एक उदयपुर दे दिया, एक नागौर दे दिया, और पूछेगा कि पूरब से पश्चिम राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है। और मैप बेस कई बार प्रश्न एक डाल ही देता है कि वहां आपको मैप दे देगा, उसमें बिंदु लगा देगा और पूछा जाएगा कि निम्न में से जिलों का सही समुच्चय की पहचान करें कि उस मैप में जो 4 बिंदु है वह कौन कौन से जिले हैं। तो इसलिए राजस्थान के जिलों के लिए आपको एक बार मैप को अच्छे से देखना आवश्यक है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के साथ न्यूनतम तथा सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों का सही युग्म है। ए मध्य प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, पंजाब हरियाणा। अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राजस्थान के साथ जो है कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको यहां एक फ्लो चार्ट याद रखना है। कितने बनाते हैं? अब देखिए 5 कौन कौन से हैं, एक एक पॉइंट नोट करना। सबसे कम बनाता है पंजाब। सबसे कम किसकी लगती है? पंजाब की। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात, फिर और उसके बाद
मध्य प्रदेश। यहां 5 जो है राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब। कितने? 89 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश कितना बनाता है? 877 किलोमीटर। गुजरात कितना बनाता है? 1022। हरियाणा कितना बनाता है? 1262। और मध्य प्रदेश कितना बनाता है? अब यहां पर देखिए कि राजस्थान के साथ न्यूनतम तथा सर्वाधिक, न्यूनतम का मतलब है पंजाब पहले आएगा। लिखने में थोड़ी सी गलती होगी, यहां पर पंजाब और यहां मध्य प्रदेश कर देना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब। और सर्वाधिक कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। यहां मध्य प्रदेश, टाइपिंग मिस्टेक है, यह हरियाणा नहीं है। हरियाणा की जगह क्या पड़े? क्यों? क्योंकि प्रश्न में न्यूनतम पहले दिया गया है, इसलिए यहां पहले आएगा, सर्वाधिक बाद में दिया गया है, इसलिए सर्वाधिक बाद में आएगा। इसका उत्तर डी सही है। टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हरियाणा की जगह क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्योंकि हमें, हालांकि मध्य प्रदेश और पंजाब भी सही है, लेकिन प्रश्न में न्यूनतम पहले पूछा गया है, इसीलिए न्यूनतम पहले आएगा। अधिकतम बाद में पूछा गया है, इसलिए अधिकतम मध्य प्रदेश जो है वह बाद में आएगा। इसका सही उत्तर क्या है? डी है। और मानो यदि हम, अब एक और पॉइंट ध्यान रखना कि मानो यदि हम यहां मध्य प्रदेश नहीं करें और केवल हरियाणा रखें, तो हमारा ए उत्तर क्या हो सकता है? सही होगा। यदि, तो हमें यहां से समझना है कि सबसे कम जो है सीमा किसकी लगती है? पंजाब की। और सबसे ज्यादा सीमा कितनी लगती है? मध्य प्रदेश की। एक तो यहां विशेष रूप से याद रखना। अब एक और पॉइंट यहां याद रखना कि पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले, तो राजस्थान के 2 जिले क्या बनाते हैं? अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। यहां ध्यान रखना। क्लियर? उत्तर प्रदेश के साथ कितने बनाते हैं? तो यहां ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के 3 जिले बनाते हैं। कितने? 3। गुजरात के साथ कितने बनाते हैं? राजस्थान के 6 जिले। गुजरात के साथ राजस्थान के 6 जिले बनाते हैं। उसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने हैं? 8 जिले हैं। कितने हैं? 8। और उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले हैं? तो राजस्थान के 10 जिले। तो ये संख्या भी ध्यान रखना है। आपको पूछ सकते हैं कि पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? 2। उत्तर प्रदेश के साथ 3, गुजरात के साथ 6, हरियाणा के साथ 8 और मध्य प्रदेश के साथ। और जब यह संख्या पूछेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रश्न आएगा, या तो आएगा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, या फिर आएगा हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। यहां विशेष रूप से ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या और इनकी संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन इन 2 में हुआ है। परिवर्तन किसमें हुआ है? इन 2 में हुआ है। और इन 2 में होने के कारण ही हमें एग्जाम में इन दोनों को ही पूछे जाने की संभावना है। जब आप अंतरराज्यीय सीमा की बात करोगे तो हमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आधार पर पूछे जाएंगे। लेकिन सर्वाधिक और न्यूनतम में जब भी प्रश्न आएंगे तो पंजाब और मध्य प्रदेश के आएंगे। अब प्रश्न में न्यूनतम पहले है तो न्यूनतम पहले होगा, सर्वाधिक बाद में है तो सर्वाधिक बाद में होगा। लेकिन यदि न्यूनतम और सर्वाधिक का एक ही ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन पहले वाला क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना, प्रश्न के अनुसार गलती करना। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण है कि यहां पर हरियाणा की जगह क्या होना चाहिए था? मध्य प्रदेश है, इसीलिए प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? डी सही। और यदि हम इसको नहीं मानकर पंजाब और हरियाणा माने तो हमारा ए उत्तर भी क्या है? सही होगा। तो प्रश्न में यदि एक ही बार है तो हमारा एक वाला ही सही होगा, और यदि 2 है कि मध्य प्रदेश और पंजाब भी है, पंजाब और मध्य प्रदेश भी है, तो प्रश्न के अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा? सही होगा। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा का निर्धारण करने वाले जिलों का सही युग्म है? ए श्री गंगानगर हनुमानगढ़, झालावाड़ भीलवाड़ा, कोटा चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर बाड़मेर। अब एक एक पॉइंट समझना यहां से। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर किसके साथ सीमा बनाता है? पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, प्लस पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है यहां पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, प्लस हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। उसके बाद है कोटा। कोटा जो है यहां मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और चित्तौड़गढ़ यहां भी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद वापस श्री गंगानगर आ गया। बाड़मेर, बाड़मेर यहां गुजरात के साथ भी बनाता है, प्लस पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। अब प्रश्न क्या है समझना कि एक ही राज्य के साथ 2 बार, 2 बार का मतलब है कि जब हम कोटा की बात करें तो कोटा की जो है मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा लगती है। कैसे समझना, यहां देखेंगे जब मानचित्र में तो कोटा जो है इस तरह से फैला हुआ है, इस तरह से फैला हुआ है कोटा, यहां कोटा है, और इसीलिए कोटा की जो सीमा है वह यहां पर भी किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, और यहां पर भी जो है वह मध्य प्रदेश। तो कोटा तो एक तो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बना। उसके बाद चित्तौड़गढ़, जब हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ यहां पर भी सीमा बनाता है और यहां पर भी सीमा बनाता है। तो यहां पर भी उसकी सीमा किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, और यहां पर भी सीमा किससे लगती है? मध्य। तो राजस्थान के ये 2 ऐसे जिले हैं, कौन कौन से हैं? ध्यान रखना, कोटा और चित्तौड़गढ़ यहां मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? 2 बार सीमा बनाते हैं। और यहां भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 2 बार सीमा बनाने वाले एक ही राज्य से, यहां भी ध्यान रखना एक ही राज्य से। हरियाणा देखिए, हरियाणा जो है हनुमानगढ़ यहां 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाता है। श्री गंगानगर एक राज्य और एक देश के साथ बनाता है। बाड़मेर एक राज्य और एक देश के साथ, यानी कि बाड़मेर और गंगानगर अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो एक तो विशेष रूप से जब आप राजस्थान के अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय जिले याद करें तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 5, अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पर कितने हैं? 2, और संयुक्त सीमा बनाने वाले कितने हैं? 4। हनुमानगढ़ जो 2 राज्यों के साथ बनाता है, डीग 2 राज्यों के साथ, धौलपुर 2 राज्यों के साथ, और बांसवाड़ा 2 राज्य। तो 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाने वाले जिले भी आपको पता होने चाहिए। एक तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद में एक तो डीग आएगा, एक धौलपुर आएगा, और एक बांसवाड़ा। तो यहां भी विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहां जो 4 जिले हैं, 3 यहां और हनुमानगढ़, यहां 2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और इनको लेके भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश के साथ 3 जिले बनाते। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? एक तो
डीग, भरतपुर और यहां 3 तो किसके साथ बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितने बनाते हैं? 10। कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब प्रश्न क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा है? धौलपुर है। और मध्य प्रदेश के साथ भी कौन सा है? धौलपुर है। इसका मतलब यहां जो है धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ भी बनाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है? वह बी है। तो एक तो संयुक्त सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं? और राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति और उनका विस्तार क्या और कितना है, यह हमें पता है तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार का प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। और जब आप रिवीजन करें तो सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति और ग्लोबीय स्थिति को समझें कि अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। फिर ग्लोबीय विस्तार को समझें जिसमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को समझें। फिर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई को समझें, उनके पूर्व से पश्चिम चौड़ाई को समझें और दोनों के अंतर को समझें। फिर विकर्णों की लंबाई कितनी है, उनका अंतर कितना है। और उसके बाद अंतर्वर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित कितने जिले पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, जो भी प्रश्न बनने की संभावना है उन पर तो हमने चर्चा की। एक बार इनको अच्छे से विशेष रूप से रिवीजन के तौर पे जरूर देखना। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उसको लेके बैठकर एक बार इन प्रश्नों के उत्तर करने की कोशिश करना। यदि आप इतना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की स्थिति और विस्तार का प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिस समय हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की। अब एक सूचना कि शनिवार और रविवार 2 दिन क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैंने सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक आपकी यह क्लास लूंगा। शनिवार और रविवार 2 दिन मैं स्टडी मटेरियल तैयार करूंगा। आगामी जो क्लासें हैं उनमें आपको क्या पढ़ाना है, कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, कौन से प्रश्न आपको करवाने हैं, तो इसलिए मुझे भी उनको तैयार करने में समय लगता है। इसलिए मैं शनिवार और रविवार 2 दिन यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा। आपकी अगली क्लास जो कि सोमवार को आएगी उसकी पूरी डिटेल आपको यूट्यूब पोस्ट में मिल जाएगी कि किस किस दिन कौन सा टॉपिक होने वाला है। क्योंकि अभी तक जो हमने 5 क्लास ली इसकी पहले ही आपको पोस्ट डाल दी गई थी, और आगामी अगले सोमवार से शुक्रवार तक कौन सी क्लासें होगी, किस किस की होगी, उसकी भी पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, 2 दिन आप जितना हमने पढ़ाया है उसका पूरा रिवीजन करना, अच्छे से 5 टॉपिक पढ़ें, 5 टॉपिक क्लियर करना। क्योंकि हमारे ज्योग्राफी में 10 टॉपिक है और 12 टॉपिक है। 12 में से 5 टॉपिक हमने किए हैं। अगले वीक हम 5 टॉपिक और करेंगे, फिर हम 5 टॉपिक करेंगे। तो जब धीरे धीरे हम करेंगे तो हम ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, कल्चर को, जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है, जो राजस्थान जीके से संबंधित हैं, उनको हम अच्छे से कर पाएंगे। और उसके बाद हम 7 दिन किसको देंगे, करंट को भी देंगे, ताकि करंट के आधार पे प्रश्न आएंगे तो वह भी हमारे गलत नहीं है। तो इसीलिए 2 दिन क्लास नहीं होगी। सोमवार से शुक्रवार तक आपकी यूट्यूब पे क्लास होगी। और आप लोगों ने जो हमें सहयोग दिया, यह जो विश्वास जताया, इसके लिए मैं पुनः आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। साथ ही शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी
असफलता इस बार सफलता के कारण ढक जाएगी। आपकी एक सफलता आपकी हजारों असफलताओं को क्या है, ढक देगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।